गुड मॉर्निंग। स्वागत है अपने मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, जिसमें आज हम लोग पॉलिटिक के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसके उन क्वेश्चनों को देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर के हैं, तो हम लोग यूपी जो एलटी की परीक्षा है 17 तारीख को, 17 जनवरी को, उसको हम टारगेट करते हुए चले। तो हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन को। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। आप लोग को कमेंट करिए, वॉइस क्लियर आ रही हो तो कमेंट जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने वीडियो को। और मुझे लग रहा है कि अब वॉइस क्लियर है। देखेंगे पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में निदेशक तथ्यों का वर्णन किया गया है। यानी संविधान, भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तथ्यों का वर्णन किया गया है। तो यह हमारा जो है चौथे भाग में किया गया है, जो कि 36 से 51 तक भाग 4 के आर्टिकल में सम्मिलित है। और इन तथ्यों में संविधान तथा सामाजिक न्याय के दर्शन का जो वास्तविक तत्व निहित है, वो नीति निर्देशक तत्व संविधान में सम्मिलित है। कुछ आदर्श होते हैं जो किसी भी सरकार के लिए पथ प्रदर्शक का कार्य करते हैं। नीति निर्देशक तथ्यों का उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की रचना करना तथा कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है। तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। तो अनुच्छेद 19 है, यानी 19 अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का उल्लेख अनुच्छेद 19 में है। अनुच्छेद 19 में भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो स्वतंत्रता का अधिकार हमें किस में मिलने देखने को मिला, तो आर्टिकल 19 में है। तो उसमें जो हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता देखने को मिली है। तो जैसे कि आर्टिकल 19 एक की कहे अगर देखें तो का वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र। 19 वन खा के अंतर्गत शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन का। 19 फर्स्ट 19 फर्स्ट गाग में अगर देखें तो संगम एवं या संघ बनाने की स्वतंत्रता होती है। 19 फर्स्ट घ के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का। 19 फर्स्ट के बाद इंडिया भारत के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने की स्वतंत्रता है। 19 फर्स्ट छ के अनुसार देखें तो XX निरसित है। 19 फर्स्ट के छ में कोई व्यक्ति उपजीविका व्यापार या कारोबार करने का अधिकार सम्मिलित है। इन इस प्रकार से 6 अधिकार जो है स्वतंत्रता के अधिकार 19 फर्स्ट में सम्मिलित किए गए।
नेक्स्ट है, संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं? तो संविधान को कौन से संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं वो कौन से जोड़े गए हैं? तो मौलिक कर्तव्य जो जोड़े गए हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 में। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा फर्स्ट करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अब। तो 1976 की 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। तो देखते हैं भारत की मूल संविधान में मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। इससे 42वें संविधान संशोधन द्वारा तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पर जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कितने 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण जो है भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? तो भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो किया था संविधान सभा द्वारा। किसने? संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। और संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी तो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत का संविधान बनने में जो समय लगा था वो कितना लगा था। तो भारत में संविधान में जो बनने का जो समय लगा था तो वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। संविधान बनाने में जो समय लगा था और भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। यानी ध्यान रखें कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ था तो वो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। तभी से 26 जनवरी 1950 से ही 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस मनाया जाता है।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान के जो स्थायी अध्यक्ष भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे या अध्यक्ष थे, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यही स्थायी अध्यक्ष भी माने जाते हैं। भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसकी अध्यक्षता जो है वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, क्योंकि यह जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, इनकी अस्थायी अध्यक्ष थे। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे, सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है। तो सन 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो पुकारा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा। किसके द्वारा सुधारा जाता है, मॉर्ले मिंटो सुधार के द्वारा। यानी मार्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। यानी इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 करेक्ट है कि 1909 के एक्ट को दूसरे किस नाम से पुकारा जाता है, तो वो पुकारा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार द्वारा। यानी मार्ले मिंटो की सिफारिश के आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1909 आया था, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, श्रेणी समाजवाद का संबंध निम्न में से किस देश से रहा है। तो श्रेणी समाजवाद की अगर बात करें तो वो ब्रिटेन से है। यानी श्रेणी समाजवाद का ब्रिटेन से संबंध है, जो श्रम संघवाद का एक रूप था। श्रेणी समाजवाद को विचारधारा के रूप में स्थापित करने का श्रेय A.G. पेंटी, A.R. ऑरेंज को, इसके अतिरिक्त हॉब्सन और G.D.H. कोल के नाम से भी उल्लेख है। तो ध्यान रखें, श्रेणी समाजवाद जो है वो ब्रिटेन से संबंध है। नेक्स्ट है कि व्यक्तिवाद व समाजवाद में किस प्रकार का संबंध है। तो व्यक्तिवाद और समाजवाद में जो है किस प्रकार का संबंध है, तो वो परस्पर विरोध है। कैसा है, एक परस्पर विरोध है कि समाजवाद व्यक्तिवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है, अर्थात व्यक्तिवाद व समाजवाद एक परस्पर विरोधी है। तो व्यक्तिवाद व समाजवाद क्या है, एक परस्पर विरोधी है। और किस प्रकार का संबंध है, तो ये परस्पर विरोधी है। नेक्स्ट है, समाजवाद का प्रमुख मुख्यतया निम्न में से किस वर्ग से है। तो समाजवाद का संबंध मुख्यतया जो निम्न में से किस वर्ग से है, तो वो ऑप्शन नंबर 3 यानी श्रमिक वर्ग से है। किससे है, श्रमिक वर्ग से है। समाजवाद का संबंध मुख्यतः निम्न में से किस वर्ग से है, तो वो श्रमिक वर्ग से है। 19वीं सदी के यूरोप का इतिहास समाजवादी एवं श्रम आंदोलन का साक्षी है। समाजवाद मूलतः एक निराशा की गुहार थी, असहाय स्थितियों के खिलाफ उठा निषेध का स्वर था, आर्थिक क्षेत्र में न्याय की मांग थी। समाजवाद 19वीं शताब्दी के दर्शन का एक प्रेरक बल था और इसने मानव जात को बेहतर व्यवस्था देने के लिए कल्पनाशील के साथ सार्थक प्रयास किया था। नेक्स्ट है, सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्न में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्न में से किसे अधिक महत्व दिया जाता है, तो वो दिया जाता है राज्य को। किसको दिया जाता है, राज्य को दिया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है, सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है। तो सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान में निम्न में से किस शीर्षक में मिलता है, तो वो मिलता है ऑप्शन नंबर 2 यानी नीति निर्देशक तथ्यों में। नीति निर्देशक तथ्यों का मुख्य उद्देश्य सामूहिक रूप से भारत में आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, यानी नीति निर्देशक तथ्यों में। नेक्स्ट है, सामाजिक न्याय की अवधारणा पर निम्न में से कौन बल देते हैं। तो सामाजिक न्याय की अवधारणा पर जो निम्न में से कौन बल देते हैं, तो वो मार्क्सवादी देते हैं। कौन से, मार्क्सवादी। यानी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर जो बल देते हैं, तो वो कौन देते हैं, वो देते हैं मार्क्सवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर कि जस्टिस शब्द जस से निकला है। यानी जस्टिस शब्द किससे निकला है, जस से निकला है। तो जस का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। तो जस्टिस शब्द का जस से निकला है, तो जस का संबंध जो है वो 3rd नंबर है, लैटिन भाषा से है।
किससे? लैटिन भाषा से। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। न्याय अथवा जस्टिस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के जस्टिसिया से हुई है, जिसका अर्थ है जोड़ना, वेधन अथवा बांधना। नेक्स्ट है कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यानी कानून जो है उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया है आदेश है। तो कानून की यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। यानी ऑस्टिन कानून की व्याख्या करते हुए लिखा है कि कानून प्रभु सत्ता संपन्न शक्ति का आदेश है, जिसके साथ अनुशासनियां आवश्यक है, अर्थात कानून के साथ यह शर्त जुड़ी होती है कि उसका पालन न करने वालों को दंड दिया जाएगा या उसे किसी विशेष पुरस्कार से वंचित रखा जाएगा। तो यह ऑस्टिन ने इस बात को कहा था। वो 16 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। नेक्स्ट है जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती, यानी जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है। यह कथन जो है वो लॉक का है और यह बिल्कुल ही करेक्ट है। यानी लॉक ने इस बात को कहा है कि लॉक के अनुसार जहां कानून नहीं होता है वहां स्वतंत्रता नहीं होती है। बिलोबी के अनुसार यदि नियंत्रण ना होता तो स्वतंत्रता न होती, यदि नियंत्रण न होता तो स्वतंत्रता नहीं होती। लेकिन इस बात को लॉक ने कहा था कि जहां कानून नहीं होता वहां स्वतंत्रता नहीं होती। इस बात को बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की मूल विशेषता क्या है? तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की जो मूल विशेषता है वो क्या है? तो अधिकारों के ऐतिहासिक सिद्धांत की जो मूल विशेषता है तो वो ऑप्शन नंबर 4 यानी राज्य परंपराओं की देन है। यह इसका करेक्ट आंसर है। यानी ऐतिहासिक सिद्धांत के अनुसार अधिकार इतिहास की देन है। जब रीति रिवाज लंबे प्रचलन के बाद स्थिर हो जाते हैं तब अधिकारों का जन्म होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4 नंबर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 21 निम्न में से कौन तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? तो निम्न में से कौन से तत्व राज्य को अन्य समुदायों संगठनों से अलग करता है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है, यानी प्रभु सत्ता। क्या है? प्रभु सत्ता। प्रभु सत्ता राज्य का यह आवश्यक तत्व है जो अन्य सहचरों से राज्य को पृथक करता है। यह राज्य की एक ऐसी शक्ति है जो अपने भूक्षेत्र में आदर्शों और कानूनों का पालन करा सके तथा बाहर के राज्यों के साथ एक इकाई के रूप में संबंध बनाए रह सके। तो इस प्रकार से ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे द स्टेट एंड रिवॉल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी? इस पुस्तक को हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है क्योंकि ये कई बार आ चुकी है। द स्टेट एंड रेवोल्यूशन नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो लेनिन है। कौन है? लेनिन। लेनिन ने द स्टेट ऑफ रेवोल्यूशन पुस्तक लेखक को लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 1688 यानी 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो 1688 में हुई गौरवपूर्ण क्रांति का संबंध निम्न में से किस देश से था? तो वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, इंग्लैंड से। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड के संवैधानिक विकास के इतिहास में एक युगांतकारी घटना सिद्ध हुई और 1688 ईस्वी में स्टुअर्ट वंश के राजा जेम्स द्वितीय की निरंकुशता तथा
अड़ियलनपन से तंग आकर जनता ने विद्रोह कर दिया और उसकी लड़की मेरी तथा उसके पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया था। यानी जनता ने विद्रोह कर दिया और उसकी जो लड़की थी मेरी मैरी नाम की, तो उस तथा उसके पति हॉलैंड के राजा विलियम को इंग्लैंड का सिंहासन सौंप दिया था। तो इस प्रकार से 1688 में हुई गोरखपुर क्रांति का संबंध निम्न किस देश से था, तो वो इंग्लैंड से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन किसका है? यह गार्नर ने कहा था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह कथन गार्नर का है। गार्नर के अनुसार राजनीति शास्त्र का आदि प्रारंभ और अंत दोनों राजा से होता है। नेक्स्ट है, राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं था? तो राज्य की उत्पत्ति का जो कौन सा सिद्धांत काल्पनिक नहीं था, तो वो एक ऐतिहासिक सिद्धांत जो है वो काल्पनिक नहीं है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति का विकासात्मक या ऐतिहासिक सिद्धांत राज्य को अन्य मानव संस्थाओं की तरह ऐतिहासिक विकास का परिणाम मानता है। इसके अनुसार राज्य ना तो कोई दैवी संस्था है और ना बल प्रयोग का परिणाम है, ना ऐसा साधन है जिसे मनुष्य ने सोच विचार कर और मिला जुला कर एक साथ बना डाला हो। वास्तव में राज्य मनुष्य के सामाजिक जीवन की एक क्रमिक विकास का स्वाभाविक परिणाम है। यानी उसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन लक्षण नहीं है? तो परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न में से कौन सा एक लक्षण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर उसका 4 हमारा करेक्ट है, तथ्यों के अध्ययन पर बल। किस पर? तथ्यों के अध्ययन पर बल। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा तथ्यों के संकलन पर बल नहीं देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, यानी तथ्यों के अध्ययन पर बल। नेक्स्ट है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक का क्या नाम है? तो गीता रहस्य पुस्तक के जो लेखक का नाम है वो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट है, यानी बीजी तिलक। बीजी तिलक, लोकमान बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 को रत्नागिरी की निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने गीता रहस्य, द आर्यन आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक ग्रंथों की रचना की। लोकमान्य तिलक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 1856 को रत्नागिरी के निर्धन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्होंने गीता रहस्य, द आर्यन आर्कटिक होम ऑफ वेदाज नामक ग्रंथों की रचना की। लोकमान्य तिलक ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट है, यानी सन 1924 में। सन 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। कांग्रेस का 39वां अधिवेशन दिसंबर 1924 में बेलगांव में हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस व मुस्लिम लीग अलग हो गए थे, यानी इसका ऑप्शन नंबर 1924 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, यह कथन किसका है? तो जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा, इस ये बात है नंबर 2, मुसोलिनी ने इस बात को कहा था कि जिसे जीना है उसे युद्ध करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 30 नंबर, संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन है? यानी संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन उपलब्ध है? तो यह 7वीं अनुसूची में, यानी भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र राज्य का उल्लेख है। इसमें 3 अनुसूचियां, एक संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची सम्मिलित है।
नेक्स्ट है 31, निम्न में से किसे भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो ये भारतीय राष्ट्रवाद का मसीहा और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को 19वीं शताब्दी में इन्होंने वह प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम पुनर्जागरण हेतु समाज में व्याप्त बुराइयों के विरुद्ध सुधार आंदोलन चलाया। इन्हें आधुनिक भारत का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, नव प्रभात का तारा, नव जागरण का अग्रदूत, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक तथा अतीत एवं भविष्य के मध्य सेतु कहा जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक करें और कमेंट करते चलें। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कि सत्ता का विलय एक विशेषता, यानी जो सत्ता का विलय है वो एक किसकी विशेषता है? तो वह जो है वो संसदीय सरकार की है। किसकी है? संसदीय सरकार की है सत्ता का विलय, एक विशेषता है। और यह एलटी के लिए पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में एक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस। यानी सुभाष चंद्र बोस 23 जनवरी 1887 को उड़ीसा के कटक राज्य में पिता जानकी दास और माता प्रभावती बोस के घर सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। और 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद सुभाष चंद्र बोस जो है वो इंग्लैंड चले गए और 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान प्राप्त किया और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसे स्वीकार किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु जो स्वीकार किया था तो वो किया था गोपाल कृष्ण गोखले को। तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था वो गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर एक संपन्न वैश्य परिवार में हुआ था और 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। 1890 में लंदन की मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 1891 में बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की और 1893 में वे दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका गए। 9 जनवरी 1915 को वह भारत आए और यहाँ इन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु माना और गोपाल ने इन्हें भारतीय राजनीति में आने के लिए प्रेरित भी किया था। नेक्स्ट है संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस संविधान अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्होंने जो है अनुच्छेद 32 को कहा है, यानी अनुच्छेद 32 में जो उपचार के अधिकार का उल्लेख है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय तथा आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है? तो वो है अनुच्छेद 13 और 251 तथा 254 से, यानी ऑप्शन नंबर इसका थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो आधुनिक मनु जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आधुनिक मनु कहा जाता है। नेक्स्ट, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो हमारे देश की जो किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति होती है उसका प्रधान होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल होता है, क्योंकि राज्य सरकार की समस्त कार्यपालिका सत्ता राज्यपाल में निहित है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पदासीन होता है। आमतौर पर राज्यपाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक ही पद पर
धारण रह पाता है। 39 देखेंगे, हमारी संविधान की भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार है। यानी हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार से है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट है 3rd नंबर। यदि नकारात्मक और सकारात्मक ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्रावधान किसे है। तो वो जो प्रावधान है वो संसद को है। किसको है? संसद को। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे हम, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है। तो वो आर्टिकल 2 में यानी 48 का के अनुसार राज्य देश के पर्यावरण के साथ संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन जीवों का रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो 48 का में दिया गया। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद से परिलक्षित है। तो यह जो है वो किस अनुच्छेद से उल्लेखित है। भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 326 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर इसका 3rd हो जाएगा। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में यह व्यवस्था रहती है कि यदि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों या अधिकारियों का व्यवहार की संतोषजनक न हो तो जनता उन्हें पद से त्याग हटाकर उनकी जगह प्रतिनिधि चुन सकती है। इस पद्धति को किसने कहा है, किसे क्या कहते हैं। तो इस विधि को हम परिप्रेक्ष्य कहते हैं, यानी बिल्कुल ही एक निसंदेह और संतुष्टपूर्ण होती है। कि संविधान विचारक संविधावादी विचारक ने आकृति आस्था का चित्रण शांति सद्भावना पारस्परिक सहायता और सुरक्षा की अवस्था के रूप में किया है। तो वो किया है ऑप्शन नंबर 2 रूसो ने। इसलिए किया है रूसो ने किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ही राजू यह घोषणा निम्न में से किसने की है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा 3rd नंबर 14वें लुई ने। 14वें लुई ने मैं ही राजू हूँ यह घोषणा निम्न में से किसने की थी। तो वो 14वें लुई ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे, राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है। यानी राजनीति के बिना क्या है, इतिहास निष्फल है। इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। यह कथन निम्नलिखित से किसका है। तो यह सीले का है, यानी सीले ने इस बात को कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के अनुसार राज्य के कितने अंग होते हैं। तो मनुस्मृति के अनुसार राज्य के जो है वो 7 अंग होते हैं। कितने? 7 अंग होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो वो द हैग में है। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हैग नीदरलैंड्स में 3 अप्रैल 1946 को की गई थी। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 45 न्यायाधीश होते हैं जिनका कार्यकाल कितना होता है, 9 वर्ष के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस सदस्य को निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है। तो वो जर्मनी को नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन एवं
संयुक्त राज्य अमेरिका। इन 5 स्थानों में से सदस्य जो नहीं है वो जर्मनी के नहीं है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो उसका करते हैं राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र अम्बेडकर प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे कानून मंत्री। द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? तो द्विराष्ट्र सिद्धांत में कौन सा दल विश्वास करता है? तो वो मुस्लिम लीग जो है 1906 में इसका हुआ था और ये द्विराष्ट्र सिद्धांत पर विश्वास करती है। स्वतंत्र मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस कथन को किसने कहा? तो स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक ने इस बात को कहा है। उन्होंने कहा है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का जन्म 30 जुलाई 1856 में रत्नागिरी यानी महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुई थी। 1876 में स्नातक की डिग्री पूना से हासिल की तथा 1879 में कानून की डिग्री हासिल की। तिलक का भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान रहा। तिलक ने नारा दिया कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा। समाजवाद शब्द का प्रथम बार प्रयोग करने वाला कौन था? तो समाज का जो प्रथम है वो रॉबर्ट ओवन ने किया था। इस समाज संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य अस्थायी होते हैं? तो वो 10 सदस्य हैं जो कि अस्थायी होते हैं। भारत में केंद्रीय परिषद में किसके प्रति उत्तरदायी है? तो वो लोकसभा के अंतर्गत है, यानी भारत में केंद्रीय परिषद के जो किसके प्रति उत्तरदायी है? लोकसभा के लिए उत्तरदायी है। नेक्स्ट है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यानी भूतपूर्व राजाओं के विशेष अधिकार को किस संवैधानिक द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन नंबर 4 है, इनमें से कोई भी नहीं है। यानी 26वें संविधान संशोधन के अधिनियम 1971 द्वारा भूतपूर्व नरेशों के विशेषाधिकार द्वारा पीबी पर्स के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो वो 5 वर्ष होता है, यानी अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत एक उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जो संसद के सदनों से मिलकर होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए हैं? तो वो जोड़े गए हैं समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता। यानी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, निरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया है। नेक्स्ट देखें, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ जो होता है वो होता है आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का प्रतिरोध। यानी आध्यात्मिक बल के आधार पर बुराई का जो प्रतिरोध है वो गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है। नेक्स्ट है सामाजिक समता का लेखक कौन था? तो सामाजिक समता का लेखक था जो कि रूसो था और ये इंग्लैंड के 2 विचारक टॉमस और हॉब्स, जॉन लॉक तथा फ्रांस के रूसो के नाम में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रूसो ने 1762 में सामाजिक समझौता यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना की। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इस वीडियो का, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाजीवाद का जनक था या थी? यानी नाजीवाद का जो जनक
था तो वो हिटलर था, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट है। तो नाजीवाद का जो जनक था वो हिटलर था। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारा ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पर जा करके ऐप्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट हमारी है, तो टाइप करेंगे हम वेबसाइट में मीमांसा एकेडमी .co.in, यानी इस वेबसाइट के द्वारा हम करेंगे। और इसमें एक ऐप्स होगा, ऐप्स का नाम है एकलैरा। एकलैरा ऐप्स को डाउनलोड करने के बाद आप उसमें कोड डालेंगे, कोड रहेगा मेरा MIM003, और इसको डाल करके आप उसको सब्सक्राइब करना है, और अपने पुलिस या अन्य बैच को रूम में हम उसे देख पाएंगे। इस वेबसाइट के माध्यम से आप पूरा देख सकते हैं। और वेबसाइट पर जा करके तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हम आपसे आपको बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आप लोग ऐसे ही डेली जुड़ें और अपने करियर के लिए अच्छे वीडियो को इसी प्रकार देखें और याद करें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।